तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है पता ही है तुम्हें। हम इसके अंदर क्या करते हैं, वो ब्रांच है जिसके अंदर हम केमिकल एनर्जी, ठीक है मैं सीधी से लिखूंगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में इंटरचेंजेस की बात करते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल को केमिकल, मतलब इन दोनों के साथ खेलेंगे। जब हमें क्या चाहिए होगा, हमें एसी चलाना है तो हम बटन दबाएंगे तो क्या होगा, केमिकल को किसमें कन्वर्ट किया है, ठीक है इलेक्ट्रिकल में हुआ है। तो हमारा वही काम हो गया। जब हमारी रिक्वायरमेंट होगी, मान लो उसके सेल खत्म हो गई, तो मैं सेल को चार्ज करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में करूंगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें यही करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जब जरूरत होगी, केमिकल रिएक्शन मान लो खत्म हो चुकी है, ठीक है जो कंसंट्रेशन थी, तो अब मुझे उसको वापस चार्ज करना है, तो मैं इलेक्ट्रिकल देके उसको चार्ज कर लूंगा। अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो मैं केमिकल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर लूंगा। तो एक दूसरे में इंटरचेंजेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और दूसरी चीज क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम एक और चीज पढ़ते हैं, कंडक्टेंस सॉल्यूशन की। ठीक है, तो हमें इनडायरेक्टली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो चीजें पढ़नी है, एक तो इनका इंटरकन्वर्जेंस और दूसरा क्या है, कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ, ठीक है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, लिखने की जरूरत नहीं आ रहा है तुम, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद इंटरकन्वर्जेंस ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ईच अदर एंड आल्सो विद द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना है, इन्हीं के इंटरचेंजेस के बीच में बात करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, जो सबसे पहला है, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो सेल्स की बात करते हैं। अब लिखना स्टार्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें दो सेल्स के बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहला कौन सा होता है, गैल्वेनिक, ठीक है सबसे पहला होता है गैल्वेनिक, और दूसरा कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक। ध्यान से समझना, आज मैं सारी वो बातें बताऊंगा जो तुम्हें नहीं पता थी, ठीक है जो पता है वो ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। आज हम सिंप्लीफाइड मैनर में समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फैराडे लॉ वगैरह आते हैं ना, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, हम उनको बिना यूज किए क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है यूज भी नहीं करेंगे, बस नाम सुनेंगे और करेंगे कंसेप्चुअली, ताकि समझ एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो गैल्वेनिक होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। हम वैसे जनरली सीक्वेंस हमारा होता है कि गैल्वेनिक पहले पढ़ रहे हैं फिर इलेक्ट्रोलाइटिक, लेकिन हम उल्टा पढ़ेंगे, हम पहले इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ेंगे और फिर गैल्वेनिक, क्योंकि गैल्वेनिक में तुम्हें पता है नॉन स्टिक इक्वेशन लगानी होती है घुमा फिरा के। ज्यादा समझने वाला फंडा इसके अंदर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक में। तो हम पहला पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक ये वाला, लेकिन पहले समझ लेते हैं फर्क क्या है दोनों में। देखो गैल्वेनिक में मैं क्या करता हूँ, एनर्जी को कहां से कहां ले जाता हूँ, कौन सी एनर्जी किसमें होती है, ठीक है इसमें मेरी क्या होती है, मैं केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहां पर मेरा क्या होता है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एक बात बताओ, अगर मेरी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में जा रही है तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि वो जो मेरी रिएक्शन हुई है वो स्पॉन्टेनियस हुई होगी। ऑब्वियस सी बात है, केमिकल रिएक्शन अपने आप हुई होगी तभी तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहां पर, मेरी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। मतलब क्या हो गया, अपने आप हो रही है, मुझे नहीं करनी पड़ रही। क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक बात बताओ, अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी क्या होता है इसमें मेरा नेगेटिव। तो इसकी गैल्वेनिक की ये बातें ध्यान रखना कि इसके अंदर ये तो सबको पता है, ठीक है इलेक्ट्रिकल्स और केमिकल से इलेक्ट्रिकल में जाते हैं, लेकिन वो जा क्यों रहा है, क्योंकि केमिकल जो रिएक्शन हो रही है वो स्पॉन्टेनियस है। क्योंकि अगर स्पॉन्टेनियस ना होती तो होती ना, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस है इस वजह से मेरी एक रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से मेरी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, और डेल्टा जी जीरो लेस देन जीरो होगा क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, केमिकल एनर्जी में। अब एक बात बताओ, इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है इधर से इधर नहीं जाना चाह रहा, ठीक है मतलब रिएक्शन नहीं होने चाह रही, लेकिन मैं एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, वर्क डन कर रहा हूं। मैं वर्क डन मार के धक्का मार रहा हूं कि भाई तू इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा ताकि मेरी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मुझे एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। तो कैसी रिएक्शन होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स। मतलब इसमें मेरी नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स होती है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन होना नहीं चाहती, लेकिन हम एनर्जी की सप्लाई की हेल्प से उस रिएक्शन को करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड पर क्या चार्ज होता है, बताओ, यहीं पे कंफ्यूजन होती है ना, हमेशा कंफ्यूज रहते हो।
ठीक है, तो उसमें मैं एक छोटा सा हिंट बता सकता हूँ जिसको मैं भी रिलेट करता हूँ कई बार अगर कंफ्यूजन हो रही होती है। ठीक है, मैं तो वहीं से करता हूँ, तुम्हें अगर याद है तो बढ़िया है, जिसको याद नहीं रहता उसके लिए हमने एटॉमिक पढ़ा था, हमने कैथोड रेस पढ़ी थी। कैथोड रेस में हमने क्या कहा था, कैथोड रेस कहाँ से निकलती है, नेगेटिव प्लेट से ही। ठीक है, तो वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही था, तो कैथोड रेस अगर नेगेटिव से मिली तो मतलब कैथोड कैसा हो गया। ठीक है, तो एनोड क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा लिख दो, इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा कैथोड क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा, एक ही याद रखो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और एनोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक वाले को याद रखता हूँ क्योंकि मैं इसको ना रिलेट कर लेता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोलते हैं ना कैथोड रेज निकल रही है, नेगेटिव चार्ज है उनपे, इतना तो याद रहता है। तो मैं कैथोड से निकल रही थी तो मतलब नेगेटिव चार्ज होगा तभी निकल रही थी ना, तो इसका मतलब क्या होगा, कैथोड या नेगेटिव। तो मैं इसको रेफरेंस मानता हूँ, बाकी चारों तो अपने आप मेरे हो जाते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला। ठीक है, जिसको याद है वो तो कोई दिक्कत ही नहीं। कितनी बात ठीक। ये तो मेरे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हो गए। पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी क्या है, कोई बता सकता है, पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज क्या होता है, दोनों सेल हैं। हाँ, ये है मेरा पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी। वो पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, जो कभी भी नहीं बदल सकता, सच। पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक, कई बार पूछ लेता है छोटी चीज में कि दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, तो हमारा क्या होगा, एनोड पर क्या होगा हमेशा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन का एक ठप्पा रहेगा, साइन जो मर्जी हो, होगा हमेशा ऑक्सीडेशन ही। और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, साइन बदल सकता है लेकिन प्रोसेस हमेशा यही रहेगी। तो ध्यान रखना कि ये वाला पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है कि ये चीज तो होनी ही होनी है, चाहे मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे मेरा गैल्वेनिक सेल हो। तो पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी क्या है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन। इस सच को कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, मैं भी नहीं बदल सकता, प्रभु भी नहीं बदल सकते। ठीक है, तो अब अगली चीज आती है, अब मैंने तुम्हें बता ही दिया था, मैं स्टार्ट कौन सा करूंगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पहले। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक, क्योंकि इसके अंदर ही जो तगड़े शॉर्टकट बनते हैं वो इसमें बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरे में शॉर्टकट बन जाते हैं लेकिन उसके अंदर इन एंड नॉन इक्वेशन पर ही लगभग क्वेश्चन आता है, इसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, समझने वाली बात है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, पहले मुझे बताओ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, कोई बता सकता है। तोड़ना फोड़ना। ठीक है, तो ध्यान से समझना, वैसे अगर मैं इनको ब्रेक भी कर दूं ना, लाइसिस का मतलब होता है मेरा ब्रेकिंग। ध्यान से समझना, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, और जिसकी हेल्प से ब्रेक कर रहे हैं वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ रहा हूं तो मेरा क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस। ओजोनोलिसिस याद है, ओजोनोलिसिस पढ़ते हैं, वो क्या होता है, उसमें भी तो तोड़ते ही है ना। ठीक है, तो सारे क्या होते हैं, लाइसिस वहीं पर लगता है जहां पर हमारी ब्रेकिंग होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब क्या हो गया, हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, ये वही है जहां पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ऑफ द सब्सटेंस या सॉल्यूशन बोलो, मतलब हमें करना क्या है इसके अंदर, हमें किसी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उसको तोड़ना है, वही हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। कर क्या रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी तो देते हैं और मेरा कंपाउंड क्या होता है, ब्रेक होता है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इसमें मेरा होता क्या है, एक चीज ऑक्सीडाइज हो जाती है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, एक ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस बोल लो या रिएक्शन टेक्स प्लेस, वो तो अब तुम्हारा तो नोट्स के तो कोई टेंशन नहीं समझना है। ठीक है, टेक्स प्लेस। अब यहाँ पर जो मेन चीज आती है, वो मेन चीज क्या है, ध्यान से समझना, मेरे इसके कंपार्टमेंट्स कितने होते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि मेरे इसके कंपार्टमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो कंपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मेरे जो सारे इसके अंदर कंपार्टमेंट, मतलब सारा कुछ जो होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है, एक तो मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस टैंक होते हैं सबसे पहले। ठीक है, जिसके अंदर मैं रिएक्शन करता हूँ। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं। तीसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। और चौथा क्या होता है मेरा, बैटरी। मतलब क्या हो गया, हमारे 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस टैंक जहां पर मेरी रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोड्स जिसके ऊपर हम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जिसकी करते हैं, और बैटरी हमारा क्या करता है,
एक तरह से सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी वाइज, जो हम पढ़ते हैं, पोटेंशियल डेवलप करते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही है, अब जो आगे समझनी है वो भी बस 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएंगे। ये सबको आता भी है लगभग, बस रिवाइज हो रहा है। कर लिया नोट? सबने नोट कर लिया? करो नेक्स्ट, कर दो ना, ऑनलाइन जनता बता दो। ठीक है, हो गया, यहाँ पे सबका हो गया ना? चलो, अब जो मेन चीज आ रही है, ये कंपार्टमेंट्स क्या है, ध्यान से देखो। ये मेरा कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर के अंदर मैंने क्या लिया, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे मैंने क्या भरा है साथ में, यहाँ पर मेरा सारा क्या है, पानी या जो भी मान लो मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, बैटरी। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, बैटरी। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट टैंक है ये, ठीक है। जो हमारा टैंक था, ये मेरी इलेक्ट्रोड्स है, ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और वो मेरी बैटरी हो गई। अब होगा क्या, ध्यान से देखना, इसको हम जहां जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में ये मेरा क्या हो जाएगा, एनोड। ये क्या होगा मेरा, कैथोड। जो मेरा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है वो मेरा होता है कैथोड। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बड़ी बैटरी, ठीक है, वो एनोड हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, कैथोड हो गया। अब यहाँ पर जो काम की बात आने वाली है उसका ध्यान से देखो। ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रोलाइट है। मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मेरा ए बी है, ठीक है, ए बी। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो ये किस में टूटेगा, ए प्लस और बी माइनस, यही बनेगा, ठीक है। और उससे भी बेटर है, हम इसका नाम एक ऐसे रख देते हैं, ठीक है, ए सी रख देता हूँ, ठीक है, ए बी छोड़ो, ए सी ले लेता हूँ, ठीक है। ए मेरा मान लो इसके अंदर अनाइन है, ताकि तुम उसको भी समझ पाओ, सी मेरा कैटाइन है, ठीक है, ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा, ए बी छोड़ो, ठीक है। ए सी मैंने नाम ले लिया, ठीक है, दोनों चीजें वो फुलफिल कर देगा हमारे, ठीक है, ठीक है। ए सी में मेरा ए मेरा कैटाइन वाला पार्ट है और सी मेरा एनाइन वाला, या सी ए लिख लो, बात एक है, बस मैं बता रहा हूँ। अब इसके अंदर होगा क्या, ध्यान से देखो, याद कैसे करना है। अभी मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट होगा, तो मेरे किस में टूटेगा, ए माइनस और सी प्लस में टूटेगा। तो याद रखना, सीधा सा डायरेक्ट चीज है, ए बोले तो ए, सी बोले तो सी। मतलब क्या हो गया, एनाइन जाएगा एनोड पर, कैटाइन जाएगा कैथोड पर। तो बात सीधी सी हो गई। तो एनाइन कहाँ जाएगा, एनोड पर, यहाँ जाएगा। कैटाइन कहाँ जाएगा, कैथोड पर। तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं हमेशा, पूरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब तक पढ़ेंगे, ये याद रखना, ए बोले तो ए, सी बोले तो सी, एनाइन एनोड, कैटाइन कैथोड, ठीक है। ऐसे कभी नहीं भूलोगे कि मेरा कहाँ किसने कहाँ पर जाना है। अब इसके अंदर अगर मैं लिखूं, तो अगर मैं एनोड पर जा रहा हूँ, एनोड पर मेरी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है और एनाइन, एनोड पर कौन जा रहा है, एनाइन, तो एनाइन क्या होता है, नेगेटिव, उसको ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है। ऑक्सीडाइज मतलब क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये क्या बनेगा मुझे, ए प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको सॉलिड लिखना है, लिख लो, मैं तो जनरल एग्जांपल लिया, ठीक है। ये तो मेरा एक्वस होगा। अब मेरा साथ में क्या है, कैथोड पर क्या जा रहा है, कैथोड पर, कैथोड पर रिडक्शन होती है, ठीक है। अगर रिडक्शन हो रही है तो मेरा सी प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है, और मेरा क्या बना देगा, वो सी। इसको भी सॉलिड लिख रहा हूँ, जनरली वो सॉलिड यही बनेगा। तो मेरी जो पूरी रिएक्शंस है वो हमने यहीं पर ही कवर कर ली, कि मेरी इसमें रिएक्शंस क्या हो रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या, हमने वो चीज लिख ली है। ये समझ गए ना, ए बोले तो ए, सी बोले तो सी, ठीक है। ऐसे पूरे मतलब ये लगा लो कि आज तो पूरी क्लास में जिसने ये याद रख लिया मूल मंत्र, उसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। भूलना मत, सोचना ही नहीं है कौन किस पे जा रहा है। एनाइन सारे ढूंढ लो, एनाइन में जो जीतेगा वो एनोड पर, कैटाइन में जो जीतेगा वो कैथोड पर, ठीक है। जिसने लिखना है वो लिख भी लो, कभी वो ए सोचे पता नहीं क्या बॉन्ड बना दिया, ठीक है। एनाइन एनोड पर जाएगा, ठीक है। मुझे पता किसी ने लिखा होगा, किसी ने भी लिखा है इंग्लिश में, भाई इंटेलिजेंट हो तुम, ठीक है। कैटाइन जाएगा कैथोड पर। चलो, अब हमारी बात आती है इनको हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब बात आती है इनको हमें डील कैसे करना है। हम इलेक्ट्रोलाइटिक में दो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा पास स्टार्ट हो गया, जो हमें समझना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें दो एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं। एक होगा मेरा क्वालिटेटिव और एक होगा क्वांटिटेटिव। एक होगा क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव में हमें बताना है कि कौन सी स्पीशीज जा रही है, मतलब क्वालिटी क्या है, NaCl बन रहा है, क्या बन रहा है उसके बारे में। और क्वांटिटेटिव में हमें क्या पढ़ना है, कितना बन रहा है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में हम देखते हैं कि कितना बन रहा है, क्वालिटेटिव में कौन सा बन रहा है। और ज्यादातर बच्चों को क्वालिटेटिव में बहुत दिक्कत ही आती है कि कौन जाएगा एनोड पे, कौन कैथोड पे, आती है या हो जाता है। बता देते हो कि क्या बनेगा इसके अंदर, कैथोड पर एनोड पर, बता देते हो, नहीं बता पाते, ठीक है।
तो आज 100% है, उसके बाद तुम्हारा कोई अननोन भी कंपाउंड आ जाएगा तुम उसके लिए बता दोगे, ये गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो हम क्वांटिटेटिव हो गया और एक क्वालिटेटिव हो गया। क्वालिटेटिव में हमें बताना है कि कौन सा हमारा, एक तरह से बोल सकते हैं कौन सी स्पीशीज बन रही है। कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी मतलब नेचर क्या है। ठीक है, स्पीशीज का नेचर, कौन सी स्पीशीज बन रही है और यहाँ पर उनकी क्वांटिटी कितनी बनी है। और हमें किसकी हेल्प से बताते हैं, फैराडेज लॉ की, फैराडे लॉज। याद है ना फैराडे लॉज, एक फर्स्ट लॉ होता है और एक सेकंड लॉ होता है, पता है ना। हम बस फैराडे लॉ को पढ़ेंगे, उसको रख देंगे सामने सजा के, ठीक है, उसके बाद यूज नहीं करेंगे, हम सीधा कंसेप्चुअली करेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और विद इन छोटे छोटे, मतलब कि 10 सेकंड में क्वेश्चन कर देंगे, 15 सेकंड में। ठीक है, हम वो मेथड नहीं लगाएंगे MW = ZIT बाय, जो इतना गंदा सा होता है। ओरली करेंगे सारे क्वेश्चन, यहाँ पर तुमसे मैं ओरली करवा दूंगा वो क्वेश्चन। इतनी बात नोट कर ली, कर ली, बोलो। ठीक है, ये तो अभी बस वो बेस बन रहा है कि सब कहाँ से आ रहे हैं। करो नेक्स्ट। अब बात आती है हमारी सबसे पहले क्वालिटेटिव अप्रोच की, ये क्वांटिटेटिव। हम पहले क्वांटिटेटिव देख लेते हैं, क्वालिटेटिव बाद में देखेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां होती है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। क्वालिटेटिव वाला तुम्हें आता ही नहीं होता, वो अलग बात है, ये आते हुए भी गलतियां कर जाते हो। अब हमें उसी को सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है बता दो मुझे, इस पर इतना डिटेल में जाना नहीं है, तुम ही बता दो क्या कहता है। अब ध्यान से देखो, ये मुझे क्या कहता है, मेरा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसके अंदर मैं करंट पास करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मैंने करंट क्या किया, पास किया। अब एक ने तो लिख के बता दिया, ठीक है, बढ़िया सिद्धार्थ, वेल डन। अब होगा क्या यहाँ पर, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन होगी। अभी हमने क्या देखा था, वो अपने अपने सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे थे, यही हो रहा था, या कोई लिबरेट हो रहा था, या कुछ बन रहा था, या लिबरेट हो रहा था। तो ये मुझे क्या कहता है, ऑब्वियस सी बात है, जितना मैं यहाँ पर करंट पास करूंगा, ठीक है, चार्ज पास करूंगा, करंट पास करूंगा, उतना ही मेरा कोई सब्सटेंस लिबरेट होगा या बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना करंट चलता रहेगा उतना मेरे यहाँ पर डिपोजिशन होता जाएगा या कुछ निकलता जाएगा। यही बात समझ रहे हो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा मास है, ठीक है, मैं W से लिख रहा हूँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के जो मैं उस सर्किट में पास कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, जितना करंट ज्यादा होगा उतना ही मेरी कोई भी चीज टूटेगी और बनेगी। ठीक है, हमने देखा नहीं था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या बन रहा था, जैसे पिछले में देखा था, पीछे तो कर ही सकते हैं। ये था, यहाँ पर हमने क्या किया था, देखो ये मेरा बना था, ये मेरा बना था। अगर मैं करंट बढ़ाता जाऊं, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ाता जाऊं, तो इनडायरेक्टली मेरी इनकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो मैं यही चीज बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जितना करंट ज्यादा होगा उतना ही मेरा अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है जो बन रहा है या लिबरेट हो रहा है वो ज्यादा होगा। ठीक है, और जितने टाइम के लिए बढ़ाऊंगा वो भी एक ही बात है। तो मेरा जो अमाउंट है वो टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है, मैं कितनी देर के लिए करंट लगा रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैं एक बंदे को झटका दे रहा हूँ, ठीक है, एक दे रहा हूँ 2 सेकंड के लिए और एक 1 मिनट के लिए। ठीक है, 1 मिनट बाद तो शायद मिलेगा भी नहीं मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं ये बोल सकता हूँ मेरा जो अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, IT की। ठीक है, और चार्ज इंटू टाइम क्या होता है, करंट। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ मेरा जो अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, चार्ज के। ठीक है, या क्यू बोल लो। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो मेरा W क्या आ जाता है, तुम्हारा फेवरेट क्या होता है, ZIT। तो मैं यहाँ पर या तो ये यूज कर लूंगा या मैं W किसके इक्वल कर दूंगा, Z इंटू जो मेरा चार्ज होगा। ठीक है, तो मैं इसको क्यों लिख लूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, Z इंटू क्यू। हम इसको यूज नहीं करेंगे, बस समझना था, यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे आंसर देगा, लेकिन हम उससे भी एक बेटर शॉर्टकट ढूंढेंगे क्वेश्चंस को करने के लिए। यहाँ पर ये Z क्या होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या होता है, इक्विवेलेंट मास बाय। ठीक है, और आता कहां से वो नहीं पता, होता है, चलो आज वो भी देखेंगे आता कहां से। ठीक है, और ये किस पर डिपेंड करता है, किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट पर। ठीक है, या इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ सब्सटेंस पर। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट वो इलेक्ट्रोकेमिकल जो मेरा इक्विवेलेंट है वो इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करेगा कि सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट है, और उस सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें है, अभी तो बस मुझे ब्रश अप करना है तुम्हारा, ताकि अगर कभी यूज करना पड़े तुम कर लो।
वो जो एक आज का वो है ना रामबाण इलाज, वो भी बस 2 मिनट में आने वाला है, उस पर हमें फोकस करना है। ये तो तुम बुक्स में ही पढ़ते हो, 12th में पढ़ चुके हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मैं पहले नोट कर लो, नोट कर लिया तो मैं फर्स्ट लो क्या लिख सकता हूँ, लिख भी लो, क्या होता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ एनी सब्सटेंस लिख लो, अमाउंट लिख लो, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड or liberated at any electrode, amount of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to current flown during electrolysis, current flown during electrolysis, और दूसरा time for which current is flown, time for which current is flown, ब्रैकेट में लिख लो और चार्ज फ्लोन, ठीक है, चार्ज की भी बात एक ही बात है, ठीक है, आई इंटू टी चार्ज ही होता है, ठीक है। अब मैं अगर इसके अंदर से इसकी डेफिनेशन निकालू जेड की, ऑब्वियस सी बात है तुम निकाल ही लेते हो, ठीक है, ये तो सबसे आसान काम होता है ना, बाकी सबको वन कर दो, ठीक है, और मेरी डेफिनेशन आ जाएगी। तो मेरा जेड क्या होता है, अमाउंट ऑफ मेरा कितना मास डिपॉजिट या लिबरेट होगा जब मैं 1 एम्पियर करंट पास करूंगा 1 सेकंड के लिए, या मैं बोल सकता हूं 1 कूलम, ठीक है, या मैं 1 कूलम चार्ज पास करता हूं, उसको हम क्या बोलते हैं, ई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी लिख लो, आगे काम ही आएगा। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज डिपॉजिटेड, amount of substance which is deposited or liberated by passing 1 ampere of current for 1 second, ठीक है, या 1 कूलम चार्ज लिख लो, वो तुम्हारी मर्जी है। अब मुद्दे की बात तो अब आने वाली है, ठीक है, जो हमारे पूरे चैप्टर ये लगा लो इलेक्ट्रोलाइटिक जब तक चलेगा, ठीक है, हमारा वो क्या है, मूल मंत्र, बस एक ही है, ठीक है, मूल मंत्र, ठीक है, हिंदी में लिख रहा, कुछ स्पेलिंग गलत ही लिख दूंगा, इंग्लिश में सब भी गलत होता है, ठीक है। तो मेरा मूल मंत्र क्या है, ध्यान रखना, इतना तुम्हें पता है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना होता है 96500 कूलम, और इसी को हम क्या बोल देते हैं 1 फैराड, इतना सबको पता है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, ये तो मोल में ही पढ़ते हैं, इतना सबको पता है। अब यही चीज यूज होने वाली है, हमेशा ध्यान रखना, जितना भी मैं करंट पास करूंगा, ठीक है, मान लो n फैराडे पास किया, तो वो हमेशा n इक्विवेलेंट मेरा सब्सटेंस को डिपॉजिट करेगा। ये जिसने बात समझ ली उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। मान लो मैंने पास किया 1 फैराडे करंट, तो मेरा जो सब्सटेंस होगा कितना डिपॉजिट होगा 1 इक्विवेलेंट। अगर मैं 2 किया 2 इक्विवेलेंट, 3 किया 3 इक्विवेलेंट। जिसने ये वाली बात समझ ली, आगे ये क्वेश्चन चुटकियों में होंगे, 10 सेकंड में ओरली भी बता दोगे। ये वाली बात को ध्यान रखना, अगर मैं n फैराडे करता हूं तो n इक्विवेलेंट मेरे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। वो डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो तो देखा जाएगा, जनरली डिपॉजिट ही होगा हमारे केस में, तो लिबरेट भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन बन गई तो वो निकल जाएगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। ये वाली छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और इतना तुम्हें पता है ना, n क्या होता है, n इक्विवेलेंट पता ही है तुम्हें क्या होता है, n इंटू n फैक्टर, ठीक है। और मैं जो इक्विवेलेंट मास होता, इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या होता है, मोलर मास बाय n फैक्टर, ठीक है। छोटी छोटी बातें सबको पता होनी चाहिए। और मुझे एक और चीज बता दो, H2 का n फैक्टर क्या होता है, O2 का, Cl2 का। तो ये जिसने बातें, ये भी 3 इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम गैसेस का n फैक्टर नहीं पता होता ज्यादातर बच्चों को, तो ये वाली बात का भी ध्यान रखना, बहुत ज्यादा आगे यूज होगा कि इस O2 का n फैक्टर 4 है और इन दोनों का 2 और 2 है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये जो सारी छोटी छोटी बातें हम पहले कर भी चुके हैं, पता भी है तुम्हें, तो बस ये तो मैं साथ में ऐसे इसलिए लिखे जा रहा हूँ, यूज होनी है, ठीक है। कुछ मोल में पढ़ा है हमने, कुछ रिडॉक्स में पढ़ा है, ये छोटी छोटी बातें तुम्हारी यूज होती जाएगी। इसका भी मैं डेमो एप्लीकेशन दूंगा कि ये वाली बात हमारे लिए कहाँ कहाँ इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब एक चीज देखो, ठीक है,
अब मैं क्या करने वाला हूँ, z की कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ z। z होता क्या एक्चुअली, कैलकुलेशन ऑफ z या इनडायरेक्टली z क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, डेफिनेशन तो लिख चुके हैं, लेकिन ये होता क्या एक्चुअली में वो देखते हैं। अब एक बात बताओ, मैंने Na प्लस लिया, वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, एक, क्या बनाएगा Na। यहाँ पर मैंने करंट कितना पास किया, 1 फैराडे, ठीक है, और इसके अंदर मेरे N इक्विवेलेंट कितने बने, ठीक है, मोल तो 1 ही बना, ठीक है, 1 मोल, और इसका एन फैक्टर भी क्या होता है 1, तो एन इक्विवेलेंट भी क्या हो गया 1। अगला केस देखो, मान लो मैंने Mg2 प्लस लिया, ठीक है, वो क्या लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनाएगा Mg। यहाँ पर मैंने 2 फैराडे करंट पास किया, 2 मोल है ना, तो 2 फैराडे, तो मेरे इक्विवेलेंट भी कितने होंगे, और तुम यहाँ से भी देख सकते हो बना कितना 1 मोल, और इसका एन फैक्टर क्या होता है 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 क्या आ गया 2 इक्विवेलेंट। मतलब ये हर जगह अप्लाई होगा, यही तो हमारे इनडायरेक्टली फेराडे लॉ का एक और स्टेटमेंट है, वो हमें पढ़ाया नहीं जाता। अगर मैं बोल मान लो Ag3 प्लस है, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बना रहा है मेरा Al सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कितना पास किया 3 फैराडे, बना कितना 1 मोल, लेकिन 1 मोल को अगर मैं इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करूँ क्या करूंगा, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई, एन फैक्टर कितना होता है 3, चेंज इन हो तो क्या हो जाएगा मेरा 3 इक्विवेलेंट। मतलब मेरा क्या होता जा रहा है, जितना फैराडे है उतने इक्विवेलेंट आते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ गए। ये बात देख रहे हो ना कि हमारी कैसे रिलेट हो रही है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा अभी आगे क्वेश्चन में, ठीक है, कहाँ गया ये वाला। अब एक बात बताओ, लिख लिया ना इतना, तो लिख लो पहले, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि पूरे चैप्टर में ऐसा लगेगा कि भाई हम आज तक डर रहे थे इस चीज से, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, ओरली करेंगे टिक आंसर, ऐसे चलेंगे हमारे मार्कर। अब अगर हमने इसको समझ लिया अच्छे से, ना समझ आया तो पूछ लेना, अभी करवाऊंगा। विशाल बस मैंने ये बताया है कि मैं जितना फैराडे करंट पास करता हूं उतना ही मेरा इक्विवेलेंट, उतने इक्विवेलेंट मेरा प्रोडक्ट बनता है। मतलब यहाँ पे मैंने 2 फैराडे करंट पास किया, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे 2 फैराडे होता है, बना कितना मेरा, यहाँ पे बना 1 मोल है, लेकिन अगर मैं इक्विवेलेंट करूं तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 1 इंटू 2 2 इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ पर देखो 3 फैराडे चार्ज पास किया, कितने इक्विवेलेंट बना 3 इक्विवेलेंट ही बना। तो जितना मेरा एन फैराडे होगा ना, तो ये मेरा इनडायरेक्टली इक्विवेलेंट भी होगा, इतने इक्विवेलेंट मेरा सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। अब मैं एक चीज यहाँ पर अगर तुम्हें लिख के दूं, मेरा जो 1 फैराडे है, ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरा जो 1 फैराडे है वो कितना होता है 96500 कूलम, ठीक है, वो इनडायरेक्टली मुझे एन इक्विवेलेंट देता है, ठीक है, मैंने ये लगाया है, मतलब है कि उसके जैसा, ठीक है, इक्वल नहीं लगाया। और एन इक्विवेलेंट का मास कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट, ऑब्वियस ही बात है, 1 मोल का मास क्या होता है मोलर मास, तो 1 इक्विवेलेंट का कितना होगा, ठीक है, ई, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 भी लिख लो, यहाँ पर मैंने ये 1 फैराडे लिया तो 1 इक्विवेलेंट, और ये में मेरा कितना हो जाएगा 1 इक्विवेलेंट का ग्राम का कितना होता है इक्विवेलेंट वेट के हिसाब, ठीक है, 1 1 1 आएगा। 1 फैराडे 1 इक्विवेलेंट के बराबर होगा, और 1 इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम्स, वही बात होती है। जैसे हम बोल देते हैं 1 मोल, 1 मोल का मतलब क्या होता है उसका मोलर मास, तो वैसे ही 1 इक्विवेलेंट कितना होता है उसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब देखो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन 96500 कूलम, ठीक है, मेरा कितना चीज लिबरेट करता है ई ग्राम, तो ये कितना करेगा ई बाय 96500। याद करो जेड की डेफिनेशन क्या थी, कितना सब्सटेंस मेरा लिबरेट होगा जब मैं 1 कूलम चार्ज पास करूंगा, यहाँ कितना किया, तो यही मेरा क्या हो गया। तो मतलब आज तक जो हम रट्टा मारते हुए आ रहे थे, जेड की असली औकात ये है कि वो यहां से आता है, समझ रहे हो, मतलब कि मेरा 96500 कूलम कितना सब्सटेंस लिबरेट करता है इक्विवेलेंट वेट के बराबर, तो 1 कूलम कितना करेगा इक्विवेलेंट वेट बाय दिस, और मुझे पता है 1 कूलम पास करने से जितना सब्सटेंस लिबरेट हो रहा था या डिपॉजिट हो रहा था वही तो मेरा जेड था, तो ये मेरा क्या हो गया ई बाय 96500। समझिए जेड कहां से आता है। अब एक बात ध्यान से समझना, यहीं पर ही लिख देता हूं, यहीं पर ही लिख देता हूं, मेरा फॉर्मूला क्या था जेड आई टी था, यही था, ठीक है, तो डब्ल्यू की जेड की वैल्यू क्या आ गई मेरी ई बाय 96500 आई टी, ये आ गई। तो अब ध्यान रखना, मैं तुम्हें इसी को ना हम तोड़ते फोड़ते रहेंगे ताकि हमारे क्वेश्चंस ठीक हो जाए। कभी भी ध्यान से समझना,
कभी भी अगर एग्जामिनर तुमसे मास पूछ रहा है सिर्फ कितना डिपॉजिट हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है। ये भी नहीं लगवाऊंगा, फिर भी अगर इसी फॉर्मूले से करना है तो ऐसे लगाना। अगर वो तुमसे इक्विवेलेंट पूछ रहा है, बात बताओ, अगर मैं W/E लगा दूं, वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? IT/96500 है एक ही चीज, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चंस में ऐसे क्लियरिटी ले आएंगी ना। W/E क्या होगा? देखो, गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है? मोल्स। तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो ये मेरा इनडायरेक्टली क्या आ गई? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो कभी भी ध्यान रखना, कभी भी अगर वो तुमसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पूछ रहे हैं, या तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पूछ रहे हैं, या तुमसे वो मोल्स पूछ रहे हैं, या वो तुमसे कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं, जब भी वो ऐसी चीजें पूछे तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाना। क्यों बेफालतू में पहले वेट निकालोगे फिर उसको कन्वर्ट करोगे इसमें? तो बेटर है, इसी से तो हमने निकाला है, सीधा तुम क्या कर दो, IT/96500, वहां से तुम्हारे एन इक्विवेलेंट डायरेक्टली आ जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन करवाऊंगा, है वही चीज, डिपेंड करता है तुम कितनी जल्दी कर पाते हो, ठीक है। आता सबको होता है ये फॉर्मूला, लेकिन अब हम उसको कन्वर्ट करते रहेंगे कि हमें क्वेश्चंस को आसानी से कैसे करना है, समझ गए? अब हमारा इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है। मैं जो तुम्हें बोल रहा था तुम ओरली आंसर्स दोगे, वो वाला टाइम आने वाला है, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चंस पर ही आते हैं। क्वेश्चन से पहले एक बार ये देख लो, अगर मुझे Z(H2) बताना है, क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट में 96500 होता है ना, तो इक्विवेलेंट वेट इसका कितना हो जाएगा? ठीक है, 2 होता है इसका मोलर मास, डिवाइड बाय n फैक्टर 2 डिवाइड बाय ये, ठीक है। ऐसे लिखवा रहा हूँ, बाकी तुम निकाल भी लोगे। O2 का निकालना तो क्या हो जाएगा? 32 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 96500, ठीक है। अगर मुझे Cl2 का निकालना तो क्या हो जाएगा? 71 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 96500, ठीक है। इसलिए लिख रहा हूँ, जितना लिखोगे प्रैक्टिस होगी। किसी को इक्विवेलेंट, जब भी दिक्कत आए ना इक्विवेलेंट वेट को समझने में, उसको मोलर मास से कंपेयर कर लिया करो, ठीक है। जैसे इक्विवेलेंट वेट आता है तो मोलर मास, मतलब इक्विवेलेंट मास आता है मोलर मास से कंपेयर करो, मोल्स आता तो इक्विवेलेंट से कंपेयर कर दो। जैसे यहाँ पर दिक्कत आती है किसी को, जैसे हमारे ये है तो वैसे ये हो जाएगा, मतलब उससे रिलेट कर लिया करो। मोलर मास की जगह बस इक्विवेलेंट लगा दो, वो हर चीज आंसर इक्विवेलेंट वाली दे देगा। नोट कर लिया? अब क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मास, कैलकुलेट मास ऑफ, कैलकुलेट मास ऑफ Fe2 plus, calculate mass of Fe2 plus and Fe3 plus, calculate mass of Fe2 plus and Fe3 plus obtained by passing, obtained by passing 0.5 फैराडे ऑफ करंट, या चार्ज बोलो, 0.5 फैराडे ऑफ चार्ज। चार्ज मैंने कितना पास किया? 0.5 फैराडे। एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो, इसका भी बताना है और इसका भी बताना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कौन सा लगाओगे? जो मास वाला था। तो मास वाला क्या था? क्या था? अरे भाई ZIT, Z क्या था? E/96500। करना क्या है? वही वही रामबाण इलाज, n इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n फैक्टर। जितने इक्विवेलेंट आएंगे उतना n फैक्टर, n फैराडे, सॉरी फैक्टर बोल रहा हूँ, n फैराडे। पहले में n इक्विवेलेंट कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालना आता है, क्या होएगा? 1/4 डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है? 42, ठीक है। ये मेरे क्या आ गए? मोल्स। n फैक्टर क्या होगा? 1, क्योंकि चार्ज 1 है, तो एक ही बात होगी। तो ये मेरे क्या आ गया? n इक्विवेलेंट, और यही मेरा क्या हो जाएगा? एक ही, हर चीज का एक इलाज, n इक्विवेलेंट इक्वल टू n फैक्टर, n फैराडे। इसमें आ जाओ, ये मेरा 1 मोल है, मैं वो बोलने तो दो, ठीक है। यहाँ पर क्या है? +2 से +3 में, ठीक है। तो 1 मोल है, 1 मोल है। अगर अगर मुझे उसके इक्विवेलेंट निकालने क्या करना पड़ेगा? n फैक्टर से मल्टीप्लाई, ठीक है। n इक्विवेलेंट क्या होता है? n इंटू n फैक्टर। इक्विवेलेंट क्या होता है? n इंटू n फैक्टर। तो n मेरा कितना आ गया? 1। n फैक्टर कितना है इसका? 2 है, 1। तो आंसर क्या आ गया? यही मेरा आंसर है। निकाल मैं इक्विवेलेंट रहा हूं, निकल फैराडे रहे। इसमें आ जाओ, यहाँ क्या होगा? यहाँ पर ये मेरा +3 से किस में जा रहे हैं? +2 में। है कितना? 1 मोल। तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? एक का चेंज है और 2 आइटम्स है, कितना हो जाएगा? इसमें आ जाओ, इसका कितना है? इसका कितना बनेगा? माइनस कितना बनेगा? 8/3। और इसका कितना है? 2x + 3, ठीक है। यही है। तो चेंज कितने का है?
ठीक है, तो एन फैक्टर निकाल लो क्या होगा। एन फैक्टर क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3 माइनस 8/3, यही है ना। ठीक है, कितना बनेगा 1/3 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 एटम है 3, तो क्या बन गया 1। एन फैक्टर 1 है तो आंसर क्या आ जाएगा 1.2 इंटू 1, क्या आ गया, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं करना, इक्विवेलेंट निकालो, आंसर तुम्हारे सामने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर दो। ठीक है, इस पर बेस्ड प्रैक्टिस ही चाहिए। टाइम अभी तो भाई बहुत मिनट है, इसको नोट कर लो, जो कर रहे हैं पहले नोट कर लो। समझ रहे हो ना, ऐसा तो नहीं लग रहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन होते जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता क्या चल रहा है, बस ये हो रहा है क्वेश्चन होते जा रहे हैं। ये नोट कर लो, कर लिया सबने, सबने, मुझे तो लग ही नहीं रहा कोई आंसर कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है। ये क्वेश्चन ज्यादा बड़े आंसर से। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मास ऑफ, कैलकुलेट, ऐसा नहीं है तुम फर्स्ट लॉ से नहीं कर सकते, कर लो उससे भी, बात एक ही पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ Na, कैलकुलेट मास ऑफ Na and volume of Cl2, calculate mass of Na and volume of Cl2 obtained by passing 9.65 ampere current by passing 9.65 ampere current for 400 seconds during electrolysis of molten NaCl, during electrolysis of molten NaCl, ब्रैकेट में कंडीशंस लिख लो, 1 atm और 273 केल्विन, 1 atm और 273 केल्विन। अरे वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम पे पढ़ सकते हैं ना। देखते कितना बोल रहे हो, आंसर आएगा तुम्हारा। हाँ, और दूसरे का किसका, वॉल्यूम, मास पे कहाँ पहुंच गए, जरूरत ही नहीं, एक ही बाणी ला जाए बस, कुछ भी नहीं करना। 0.112, इसको फैराडे लॉ लगाना लगा ले, कोई जबरदस्ती नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही करो, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ टाइम कंज्यूमिंग होता है वो थोड़ा सा इसके रिलेटिव में। अब मुझे उसने क्या क्या डाटा गिवन है, उसने मुझे बोला है मैंने 9.65 एम्पियर करंट पास किया 100 सेकंड के लिए, यही बोला है, तो मेरा चार्ज कितना हो गया 9650। ठीक है, ये किसके इक्वल हो सकता है 0.01 फैराडे, यही है, फैराडे आ गया तो क्या आ गया, तो यही मेरे क्या हो जाएंगे 0.01 इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट आ गए तो भाई कुछ बचा ही नहीं, मेरा मास ऑफ Na बताना है, Na है ना। ठीक है, तो मेरा क्या बचेगा इक्विवेलेंट डिवाइड बाय उसका एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या होता है 1 इंटू क्या हो जाएगा उसका 23, क्या बन जाएगा 0.23। हाँ जी, हाँ, अब देखो मुझे वॉल्यूम ऑफ Cl2, कुछ मास वगैरह निकालने की जरूरत ही नहीं, इक्विवेलेंट मुझे पता है, इक्विवेलेंट आगे 0.01, उसको एन फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा, एन फैक्टर क्या Cl2 का अभी क्या था 2, ये क्या आ गया मोल्स, मोल्स को उसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 0.112, कितनी देर लगी 40 सेकेंड। ठीक है कहाँ चेंज हुआ, ये तो आया सबका, आपका अलग आया तो भाई मैं तो कुछ नहीं करता, अभी तो बताया था एन फैक्टर, अरे अभी तो बताया था एन फैक्टर, ऐसे नहीं होता, अभी आगे बता दूंगा, यूज होगा जब मैं इसको पूरा डिटेल में कराऊंगा। Cl2 का एन फैक्टर 2 होता है। अब अगर मैं इसमें बोल देता हूँ, एक चीज ऐड कर लो अगर, ठीक है, इसी का बी पार्ट बना दो, इफ करंट एफिशिएंसी इज 50%, if current efficiency is 50%, what will be the mass and volume। तो मतलब कुछ भी नहीं करना, करंट एफिशिएंसी से डरो मत, क्वेश्चन कर लो पूरा, एंड में बस उसके हिसाब से अगर बोल देता 25% है, क्लियर है, समझिए। तो चलो अब एक बार सेकंड लो देख लो, सेकंड लो क्या कर लिया नोट, सेकंड लो सीखेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, बस सीखेंगे। सेकंड लो मुश्किल तो नहीं लग रहा किसी को,
पक्का लग रहा है तो बता भी दो मुझे, वरना मैं सिंपल भी करा दूंगा। लग रहा है क्या यार, बता, सच्ची बताना, ठीक है, ऐसे कुछ वो नहीं है किसी किसी को क्वेश्चन ना हो रहे हो। हाँ ये तो मैं पूछ नहीं रहा ना किसका हुआ नहीं हुआ, सबका हो गया था क्वेश्चन, पक्का गारंटी, लॉक कर दूं? चलो, अरे यार चलो, सेकंड लॉ फैराडे क्या कहता है, ध्यान से देखना, सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। मैं क्या करूंगा, मैं दो सेल को सीरीज में लगा दूंगा, पढ़ते हैं ना सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह, ठीक है, हमें कैसे लगाना है वो मतलब नहीं है, हमने दोनों को सीरीज में लगाया और हमने सेम करंट पास किया, ठीक है, अगर सीरीज में है तो ऑब्वियस सी बात है सेम करंट जाएगा दोनों में, ठीक है, तो सेम करंट मैंने पास किया, तो ये लो मुझे क्या कहता है, यही कहता है कि अगर मैं सेम करंट पास करता हूँ तो वो मुझे क्या था, वो E1 बाय E2 ऐसे होता था ना, इज इक्वल टू W1 बाय W2, ये जाए भाड़ में, हमें इससे भी मतलब है, हम थोड़ा और अच्छे समझते हैं, ये तो तुम्हारा डायरेक्ट होता था, होता क्या एक्चुअली में, लेकिन अब देखो हम कैसे करेंगे तो समझेंगे। सीरीज में लगाया, सेम करंट पास किया, ठीक है, और मुझे अच्छे से पता है, अभी मैंने क्या निकाला था, एन इक्विवेलेंट किसके इक्वल आया था, IT बाय 96500, ये आया था, अभी पीछे हमने किया था, ठीक है, जब मैंने इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दिया था मास को, यही आया था ना, याद है, इसको और लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट बाय इक्विवेलेंट, ठीक है, ये आया था। IT को मैं क्या बोल सकता हूँ, Q 96500, ये हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, एन इक्विवेलेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, यहां से मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है, तो बस क्वेश्चन हो गया। अगर मैं सेम करंट पास कर रहा हूँ तो मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैंने AgCl लिया हुआ है, ठीक है, और मैंने क्या ले रखा है, दूसरा क्या ले लें, ठीक है, दूसरा तुम ले लो AgNO3 ले लो, ठीक है, AgCl और AgNO3, ये नहीं NaCl ले लो, NaCl और AgNO3 ले लो, ठीक है, दोनों को मैंने सीरीज में लगा दिया, अगर सेम करंट पास कर रहा हूँ इक्विवेलेंट क्या होंगे, तो इसका जो N इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, इसका भी N इक्विवेलेंट होगा, इसका भी N इक्विवेलेंट होगा और इसका भी N इक्विवेलेंट होगा, और N इक्विवेलेंट क्या होता है मेरा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, तो इन सबका वही आ जाएगा, ठीक है, मैं 1 1 ले रहा हूँ, ये 2 2 ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया 3 3, और ये मेरा क्या हो गया, ठीक है, रेशियो लेना है ना, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा 4 और 4, इतनी बात समझ गए, ऑब्वियस सी बात है। अब मुझे अच्छे से पता है इन चारों में से अगर मैं दो को उठा लूं तो मेरा क्या बन जाएगा, W1 बाई E1 इज इक्वल टू W2 बाई E2, इंटरचेंज कर दो, क्या बन जाएगा, W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2, क्या रिजल्ट आ गया, वही जो ये मुझे लोग बताते हैं, मतलब हमारे यूज वही हुआ है अभी भी कि हमारे इक्विवेलेंट मतलब बराबर होंगे, इक्विवेलेंट बराबर है तो मैंने उसको वेट बाय इक्विवेलेंट कर दिया, ठीक है, और वहां से मैंने उनमें से दो को उठा लिया ताकि मैं उन दोनों को इक्वेट कर पाऊँ। हम तो 4 वाला भी सीख गए, 2 वाला दूर की बात है, तो हमने 4 वाला भी कर ही लिया एक तरह से। तो स्टेटमेंट लिख लो, फिर भी स्टेटमेंट पहले ही लिख लो, स्टेटमेंट लिखवा दूंगा क्योंकि डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं ना। इनडायरेक्टली सेकंड लॉ भी क्या है हमारा, वही जो हमने अभी तक सीखा था कि सबके इक्विवेलेंट बराबर होंगे। लॉ लिख लेना, ये लिखने के बाद बता देना, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, उसके बाद एंड करते हैं क्योंकि 1:15 तक खत्म करना है आज। हमारा एक तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म हो चुका है लगभग, बस मुझे क्वांटिटेटिव वो बताना है, क्वालिटेटिव, इससे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। स्टेटमेंट लिख लो, ये लिख लिया, इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज is passed through more than one electrolytic cells, more than one electrolytic cells connected in series, then equal equivalents of each substance, then equal equivalents of each substance will be formed at electrodes, in each electrolytic cell, मतलब वही बात हमने लिखी है कि अगर सेम करंट पास करूंगा तो मेरे सेम इक्विवेलेंट्स बनेंगे, जो हमने यहाँ पर लिखा था, ठीक है, ये वाली समझ, यहाँ पर अगर इक्वल टू करना इक्वल कर लेना क्योंकि है तो इक्वल ही ना, ठीक है, सारे इक्वल होंगे, यहाँ पर भी इक्वल ही कर लेना, वो मैंने जल्दी में ज्यादा मैं फील ले गया था तो मैंने जल्दी बता दिया। समझ तो गए ना, मुझे लग रहा है मैं जल्दी बताया था, अब मुझे लग रहा है वो जैसे लिखा है मैंने, समझ तो गए थे ना, या दोबारा बता दो, पक्का, किसी को भी नहीं आया बता दो क्योंकि मैंने बहुत जल्दी बोल दिया, मुझे फील हुआ, पक्का।
ठीक है, चलो बस फिर तो अब आज के लिए तो छुट्टी, भागो।